अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से ना भी देखें, तो भी एक सेकंड के अंदर समझ आ जाएगा कि पहली कार कोई विंटेज विलीज होगी और दूसरी 60s की सेवी। लेकिन अगर मैं आपको मॉडर्न कार्स की एक झलक दिखाऊं, तो आप में से बहुत सारे लोग गाड़ी का नाम तो दूर, ज्यादातर कार्स का ब्रांड भी गैस नहीं कर पाएंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बहुत ही सीनियर डिजाइनर ने यह बात कही थी कि कुछ ही दशक पहले की बात थी जब आप कोई भी कार देखकर उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन का पता लगा लेते थे कि गाड़ी अमेरिकन है, ब्रिटिश है या इटालियन। लेकिन आज के टाइम पर कार किसी भी देश में मैन्युफैक्चर हो रही है, लेकिन वो दिखती सेम ही है। फिर चाहे वो हेडलाइट और बैकलाइट के पैटर्न हो, डिज़ाइन लैंग्वेज हो या फिर कार के डायमेंशंस हो, मॉडर्न डेज की सारी कार्स लगभग एक जैसी ही क्यों लगती हैं? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में घूम रहा है और इसका जवाब आसानी से मिल भी नहीं रहा है। इसलिए हम आपको ये बताएंगे कि मॉडर्न कार्स के डिज़ाइन सिमिलर क्यों होते जा रहे हैं। इस चीज़ को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा जाए तो इसके पीछे मोटे तौर पर 4 ही कारण समझ आते हैं: विंड टनल थ्योरी, ग्लोबल कंसोलिडेशन, प्लेटफॉर्म शेयरिंग और यूएनईसीई। यूएनईसीई तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जानकर आपको वाकई शौक लगने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहें। तो अगर एरोडायनेमिक्स की बात करें तो कार्स के लिए इसका यूज 1920 से ही शुरू हो चुका था, लेकिन तब डिजाइनर्स और मैन्युफैक्चरर्स इसे इतना प्रायोरिटी नहीं देते थे। पर टाइम के साथ सिंपल और बॉक्सी डिजाइन से मूव होकर गाड़ियां स्मूथ और कर्वी होने लगी। लेकिन 1980s तक भी कार मेकर्स के ऊपर एरोडायनेमिक्स का भूत सवार नहीं हुआ था और वो इस विंड टनल टेस्टिंग से गाड़ी के बेसिक स्ट्रक्चर को ही डिजाइन किया करते थे और बाकी डिजाइन लिबर्टी अपने ही पास रखते थे। पर 1990s के दौर से विंड टनल टेस्टिंग में सीएफडी यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स और भी ज़्यादा एडवांस होती चली गई। जैसे ही ये टेक्निक और भी ज़्यादा शार्प हुई तो कार मेकर्स अब गाड़ी के डिज़ाइन पर और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग करने लगे। डिज़ाइनर्स अब कार के शेप पर ही नहीं बल्कि गाड़ी के साइड मिरर्स, ग्राउंड इफेक्ट्स, इंजन कंपार्टमेंट, व्हील्स और ब्रेक्स तक को एरोडायनेमिक्स के हिसाब से डिज़ाइन करने लगे। बीबीएस लंदन, जो कि एक ग्लोबल एड एंड क्रिएटिव एजेंसी है, उसके एक्स चेयरमैन का कहना है कि विंड टनल डिज़ाइन की इंडस्ट्री को बहुत रेवोल्यूशनरी फायदे हुए। अब कार्स पहले से कहीं ज़्यादा हल्की और एफिशिएंट हो गई, लेकिन जब सारी गाड़ियां सेम विंड टनल टेस्टिंग के हिसाब से डिज़ाइन होने लगी तो कार मैन्युफैक्चरर्स अब एक ही तरह के डिज़ाइन फॉर्म, प्रोपोर्शंस और डायमेंशंस की ओर बढ़ने लगे। और अब तो कार डिज़ाइन पर एरोडायनेमिक्स इतनी हावी हो चुकी हैं कि मॉडर्न कार्स के डोर हैंडल से लेकर साइड मिरर्स तक गायब होने लगे हैं। इस चीज़ का सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो फार्मूला 1 कार्स को देखिए। इन कार्स में स्पीड और एफिशिएंसी सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है और इसलिए एरोडायनेमिकली डिज़ाइन किए जाने की वजह से सारी F1 कार्स एकदम एग्जैक्ट कॉपी दिखती हैं। इयान कैलम, जो कि जगुआर लैंड रोवर में 20 सालों तक डिज़ाइन हेड रहे, उन्होंने बताया कि इससे पहले कि कार डिज़ाइनर्स किसी कार का स्केच भी तैयार करें, उससे पहले ही उन्हें पैकेजिंग डिपार्टमेंट की ओर से स्पेक शीट थमा दी जाती है। इसमें होते हैं स्ट्रिक्ट डायमेंशंस, जो कि विंड टनल टेस्टिंग, गवर्नमेंट सेफ्टी रेगुलेशंस और दूसरे नॉर्म्स होते हैं। डिज़ाइनर्स पहले इन स्पेक्स को ध्यान में रखते हैं, फिर जाके गाड़ी का डिज़ाइन शुरू करते हैं। इन स्पेक्स के हिसाब से कार डिज़ाइन हुई तो लाइट और एफिशिएंट तो बन गई, लेकिन इसका नुकसान ये होने लगा कि अब सारी कार्स मेजरली एक जैसे शेप लेने लगी। इसमें दूसरा रीजन सामने आता है ग्लोबल कंसोलिडेशन। लेजेंडरी ऑटोमोटिव डिजाइनर इयान कैलम ने यह भी बताया कि आज के टाइम पर लगभग हर कार कंपनी लगभग हर कंट्री के लिए गाड़ी बना रही है और इसलिए कोई भी कार ब्रांड किसी एक देश में अपनी गाड़ी बेचने के लिए पर्टिकुलरली उस देश का डिजाइन ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकती। ऑलमोस्ट हर कार ब्रांड अब ग्लोबल हो चुका है और इसलिए हर एक गाड़ी अब ज़्यादा से ज़्यादा देशों के रेगुलेशंस को मीट करे और उन देशों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए और ये कार्स जितना हो सके उतनी एफिशिएंटली बनाई भी जा सकें। इसलिए सभी में कॉमन डिज़ाइन टेक्निक्स यूज़ होने लगी। ये चीज़ बिल्कुल आपके स्मार्टफोन्स की तरह समझिए कि पूरी दुनिया में बेचने के लिए अब सारे फ़ोन्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखने लगे हैं। यही हाल कार्स का हुआ है। अब आता है तीसरा पॉइंट, यानी प्लेटफॉर्म शेयरिंग। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत ही कॉस्ट एक्सपेंसिव बिजनेस है और कार्स को बनाने में कम से कम खर्चा हो, इसके लिए कार कंपनियां बनाती हैं प्लेटफॉर्म्स, जिसे आप मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन भी कह सकते हैं। और क्योंकि कार्स का एक प्लेटफॉर्म डेवलप करने में कंपनीज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए इतना पैसा खर्च करके वो सिर्फ एक ही गाड़ी नहीं प्रोड्यूस करना चाहती और इसलिए कंपनीज या तो अपने ही ब्रांड की दूसरी कार्स को उस प्लेटफॉर्म पर बनाती हैं या फिर अपने सिस्टर ब्रांड्स की कार्स, और कई सारे केसेस में तो एकदम दूसरे ब्रांड एक साथ ही अपना प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ा और ग्लोबल एग्जांपल है फोक्सवैगन ग्रुप का MQB प्लेटफॉर्म। VW के इस प्लेटफॉर्म पर इनकी हैचबैक गोल्फ और सीट लियोन बनती है, SUV टिगुआन बनती है और Audi A3 और स्कोडा ऑक्टाविया जैसी सेडान्स भी इसी प्लेटफॉर्म पर बनती हैं। और फोक्सवैगन के पास ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर इंडिया में बात की जाए तो सुजुकी के हर्टेक प्लेटफॉर्म पर उनकी आधे से ज़्यादा कार्स बनती हैं। Hyundai किया के साथ वेन्यू और क्रेटा का प्लेटफॉर्म शेयर करती है। सुजुकी टोयोटा के लिए रिबेस्ट कार्स बनाती है और निसान एंड रेनॉल्ट भी अपनी मैग्नाइट और काइगर को एक ही प्लेटफॉर्म पर बना रही हैं। अब आता है फोर्थ रीजन, UNECE
यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। 11 दिसंबर साल 2009 को कार डिजाइन्स में यूएन की एंट्री भी हो गई। यूएन ने एक रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसके रेगुलेशन 9 में पेडेस्ट्रियन सेफ्टी इंप्रूव करने को लेकर गाइडलाइंस दी गई, यानी कि चेंजेस इन कार डिजाइन्स। यूएन के इस रेगुलेशन में कहा गया था कि मैन्युफैक्चरर्स को अपनी कार्स को इस तरह डिजाइन करना होगा जिससे पेडेस्ट्रियंस को इंजरी का कम से कम रिस्क हो। ये भी बता दें कि यूएन का ये फरमान 2009 में कोई पहली बार नहीं आया था, बल्कि 1998 में भी यूएन ने एक ऐसा ही फरमान जारी किया था जिसमें कार डिज़ाइन को इतना कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी कि गाड़ी में एसी से लेकर डोर हैंडल्स तक कहाँ लगाए जाएं और लाइट्स की हाइट से लेकर ब्रेक तक के लिए यूएन ने रेगुलेशंस पास कर दिए थे। खैर, 2009 वाले यूएन के रेगुलेशन 9 पास होने के बाद ग्लोबल कार ब्रांड सबसे पहले अफेक्ट हुए, क्योंकि कार मेकर्स जिनका कई सारे देशों में बिजनेस फंसा हुआ है वो यूएन से लड़ने का रिस्क नहीं ले सकते थे और इन रेगुलेशंस के हिसाब से अपनी गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। और इसलिए Hyundai, टोयोटा, फोर्ड जैसे ग्लोबल ब्रांड्स की गाड़ियों के फ्रंट्स एक जैसे दिखने लग गए। यूएन के इस रेगुलेशन की वजह से गाड़ी के व्हील साइज से लेकर फ्रंट एयर विंग्स, विंडशील्ड एंगल, सीट हाइट और रूफ हाइट तक सब कुछ बदलने शुरू हो गए और साथ ही गाड़ी के ए, बी और सी प्लस को लेकर भी डिज़ाइन चेंजेस अप्लाई करने पड़े। लेकिन गाड़ियों के यूनिफॉर्म डिज़ाइन के पीछे इन सारे रीजंस के अलावा एक और रीज़न है और वो है एमिशन नॉर्म्स। हर देश के सेट एमिशन रेगुलेशंस के हिसाब से गाड़ी बनाने के चक्कर में कार कंपनीज अपनी कार्स के डिज़ाइन और इंजन्स को मन मुताबिक नहीं बना सकती और यही वो सारे रीजंस हैं कि आजकल की सारी कार्स लगभग एक जैसी दिखने लगी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।